हेलो एवरीवन, वेरी ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा और आप देख रहे हैं परचम क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 फेब के करंट अफेयर्स। कल मंडे रहेगा और मंडे को हम अपने वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। पूरे हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हुई होंगी, जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए होंगे, उनको हम वहाँ पर देखेंगे एक छोटे से क्विज के साथ। तो कल का सेशन अटेंड करना नहीं भूलेंगे। जो भी बच्चे रेगुलर सीए नहीं देख पाते हैं किसी भी रीज़न से, तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि वो वीकली सीए को देखें, जिससे कम से कम कुछ न्यूज़ के बारे में उनको जानकारी हो जाए और वो एक क्विज को भी अटेंड कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं कुछ पर्सन जो न्यूज़ में है, और उसके बाद हम नेशनल, इंटरनेशनल और डिफेंस की न्यूज़ पे चर्चा करेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको शॉर्ट न्यूज़ और हेडलाइंस भी मिलेंगे, और हेडलाइंस की मदद से आप बहुत अच्छे तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं। और किसी को भी अगर नोट्स प्रिपेयर करने में दिक्कत हो रही है तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको मिल जाती है और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और टेलीग्राम से अगर पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप प्ले स्टोर पे जाइएगा। प्ले स्टोर में जाके परचम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना। परचम एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पर आपको फ्री कंटेंट सेक्शन मिलेगा, वहां से भी आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कल एक्चुअली मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कितने हमारे देश में रेलवे जोन्स हैं। तो अगर हम 2017-18 के बारे में बात करते हैं तो तब हमारे देश में 17 रेलवे जोन थे। उसके बाद हमने 2 नए रेलवे जोन्स को ऐड किया, तो अभी प्रेजेंटली 19 रेलवे जोन आपको हमारे देश में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर सही था, कुछ बच्चों ने 17 आंसर किया था, तो मैं उनको करेक्ट करना चाहती हूँ, 19 आंसर होगा। ओके है, तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में देना। इसके अलावा अगर आप लोग हमारी ईयर बुक को परचेस करना चाहते हैं, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 के सारे करंट अफेयर्स को सेशन वाइज, मतलब बिल्कुल इंडेक्स के हिसाब से, अपॉइंटमेंट्स और सारी न्यूज़ को वहाँ पे कवर करते हुए हमने तैयार किया है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों के फॉर्म में ये अवेलेबल है। अगर हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो परचमstore.in पे विजिट करके इसको बुक कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी आपको डिलीवर कर दिया जाएगा आपके एड्रेस पे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2 गवर्नर्स के बारे में। अनुसुईया उइके जी, जो कि छत्तीसगढ़ की गवर्नर थी। 2019 में इन्हें छत्तीसगढ़ का गवर्नर बनाया गया था और 2023 तक ये छत्तीसगढ़ की गवर्नर के रूप में काम कर रही थी, और अब इन्हें मणिपुर भेज दिया गया है। तो अनुसुईया उइके 18th नंबर की गवर्नर बन गई है मणिपुर की। अनुसुईया उइके ने मणिपुर के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है इम्फाल में, और इनको शपथ दिलाने का काम जो है वो जस्टिस एम.वी. मुरलीधरन, जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर के, उन्होंने इन्हें ओथ या शपथ दिलाने का काम किया है। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश के कोई स्टूडेंट हमारे सीए को देख रहा है तो मैं आपको बता दूं कि अनुसुईया उइके राज्यसभा मेंबर रही हैं मध्य प्रदेश से 2006 में। तो यहाँ पे देखिए, छत्तीसगढ़ वालों के लिए भी हो गया, मणिपुर वालों के लिए भी हो गया और मध्य प्रदेश वालों के लिए भी हो गया, और सेंट्रल के लिए तो है ही। ठीक है, तो अनुसुईया उइके का नाम आपको याद रखना है। 18वें नंबर की मणिपुर की गवर्नर बन गई है, राज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एस अब्दुल नाजिर टुक ओथ एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एस अब्दुल नाजिर ने किस राज्य के गवर्नर या राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गवर्नर के रूप में इन्होंने शपथ ली है और ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं। इन्हें शपथ दिलाने का काम किसने किया है? जो चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के हैं, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, उनके द्वारा इन्हें राजभवन विजयवाड़ा में जो है वो शपथ दिलाई गई है। तो आपको याद रखना है, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नाजिर जो हैं वो गवर्नर बन गए हैं आंध्र प्रदेश के। तो अनुसुईया उइके मणिपुर चली गई हैं और एस अब्दुल नाजिर जो है वो आंध्र प्रदेश के गवर्नर बन गए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रगति के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चेयर द 41st एडिशन ऑफ प्रगति इंटरेक्शन मीटिंग। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 41st नंबर का 41वें नंबर की मीटिंग यहाँ पर इंटरेक्शन सेशन कंडक्ट कराया गया प्रगति का। तो प्रगति क्या है और प्रगति का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, प्रगति का मतलब है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन इंटरेक्शन, ये प्रगति का फुल फॉर्म है। इसका 41st एडिशन रिसेंटली इसकी मीटिंग हुई है, जिसको चेयर कर रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमारी गवर्नेंस किस तरीके से काम कर रही है, टाइमली इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं, और यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, इस मीटिंग के अंतर्गत 9 यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी भी दी गई है। कितने? 9 यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को यहाँ पर रिव्यू किया गया और इनको मंजूरी दी गई है मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत। इसमें देखेंगे 9 प्रोजेक्ट में से 3 प्रोजेक्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के लिए हैं और 2 प्रोजेक्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के हैं।
ठीक है। प्रगति जो है इस इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म की शुरुआत जो है वो 25 मार्च को 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की थी एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत 2015 में प्रगति की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की थी। इसका 41st मीटिंग रिसेंटली कंडक्ट हुई जिसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्रगति जो है उसका फुल फॉर्म प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन इंटरेक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा रिसेंटली कई सारे काम किए गए हैं, जैसे कि जिनमें इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ। जल जन अभियान की शुरुआत यहाँ पे सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा वर्चुअली इनॉग्रेट करके किया गया था। फिर 15th एडिशन ऑफ आदि महोत्सव की शुरुआत नई दिल्ली में की गई थी। 14 एडिशन जो एरो इंडिया शो बेंगलुरु में हो रहा था उसका इनॉग्रेट किया गया था। इन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है उसके पहले फेज को इनॉग्रेट करने का काम भी राजस्थान में किया था। तो ये रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा जो भी इनॉग्रेशन किए गए हैं उसकी एक छोटी सी लिस्ट है जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं केरला टू बिकम फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक्स टेक एक्सटेंसिवली फॉर मैन होल क्लीनिंग। तो मैन होल जो या फिर आप गटर कह सकते हैं या जो सीवेज होता है उसको क्लीन करने के लिए बड़े पैमाने पे रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग, रोबोटिक्स आर्म का यूज करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? केरला बन गया है। केरला की गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली एक रोबोट को लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? बंडी चूट है। ठीक है, ये बंडी कूट या जो भी इसको बोला जा सकता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो ये इस रोबोट को यहाँ पे तैयार किया गया है और इसको लॉन्च किया गया है त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट केरला के वाटर अथॉरिटी के द्वारा। और इसके जरिए जो मैनहोल होते हैं, जो गटर होती हैं या जो सीवेज सिस्टम होते हैं, अब उसमें इंसानों को नहीं जाना पड़ेगा। इसके जरिए उस पूरे सीवेज सिस्टम को क्लीन करने का काम किया जाएगा। तो बेसिकली एक क्लीनिंग मॉड्यूल है और इसकी जो मेन बॉडी या मेन यूनिट है वो है TRON यूनिट। इसमें इसके जरिए ही बेसिकली सीवेज को रोबोटिक्स हैंड के जरिए जो है वो अलग करने का काम किया जाएगा। ये ह्यूमन के जो लिम्स होते हैं उसकी तरह दिखाई देता है और उसके जरिए यहाँ पे सीवेज को अलग करने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हाई क्वालिटी कैमरा भी लगे होंगे जिससे अंदर की जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी जानकारी हो। सेंसर होंगे कि कौन सी यहाँ पे डेंजरस गैसेज हैं, पॉइजनस गैसेज हैं। और ये जो मशीन होगी वो पूरी तरीके से वाटर प्रूफ होगी, उसमें कई सारे सेंसर्स भी होंगे। ठीक है, बंडीकूट जो है इसको डेवलप करने का काम केरला बेस्ड जैन रोबोटिक्स के द्वारा किया गया है। तो केरला बेस्ड जैन रोबोटिक्स के द्वारा इस रोबोट को तैयार किया गया है। ठीक है, और केरला राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि रोबोटिक्स टेक्निक का यूज मैन होल क्लीनिंग के लिए कर रहा है। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव ऑर्गेनाइज कल्टिवेशन ऑफ मुलेठी। मुलेठी का कल्टीवेशन करने वाला, ऑर्गेनाइज तरीके से मुलेठी का कल्टीवेशन, उसकी फार्मिंग करने वाला, खेती करने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। तो मुलेठी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश बन गया है। ठीक है, मुलेठी कई सारे एडवांटेजेस होते हैं, उन एडवांटेजेस के बारे में हम बात करेंगे। हमारे आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है कि मुलेठी कितना ज़रूरी है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी ज़रूरी होती है, लंग से रिलेटेड जो डिसीजेज होती हैं उनके लिए भी मुलेठी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मुलेठी की जो रूट्स होती है उसका टेस्ट बहुत स्वीट होता है, बहुत मीठा होता है, एक नेचुरल शुगर होती है जिसको आप यहाँ पे ग्लाइक्रिजिन के नाम से जानते हैं। ग्लाइक्रेजिन जो है वो 50 टाइम्स स्वीटर होता है सुक्रोज से। तो उसको एक स्वीटनेस प्रोवाइड करने के लिए, नेचुरल स्वीटनेस प्रोवाइड करने के लिए भी मुलेठी का उपयोग किया जाता है। अगर आप मुलेठी के एडवांटेजेस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चेस्ट और लंग से रिलेटेड जो डिसीजेस होती हैं उनका ट्रेडिशनल मेथड होता है जिनसे निजात पाई जा सकती है। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीवायरल होता है। मुलेठी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। हमारे शरीर में जो लिम्फोसाइट्स होती है ना, लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन के लिए भी, हमारे शरीर में लिम्फोसाइट के निर्माण के लिए भी जो होता है वो मुलेठी इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा है, कफ है, कोल्ड है ना, थ्रोट में इन्फेक्शन है, तो उसके लिए भी मुलेठी इंपॉर्टेंट है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए तो है ही। तो कई सारे आयुर्वेदिक और मेडिसिनल यूजेस जो होते हैं वो मुलेठी के होते हैं। तो मुलेठी का ऑर्गेनाइज तरीके से कल्टीवेशन करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। चलिए, यहाँ से लंबे समय से एक डिमांड उठ रही थी कि जो औरंगाबाद शहर है उसका नाम बदल दिया जाए और औरंगाबाद शहर का नाम जो है वो छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पे रख दिया जाए। और फाइनली होम मिनिस्टर के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है और होम मिनिस्ट्री ने नो ऑब्जेक्शन लेटर इशू कर दिया है, जिसके बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इमीडिएट बेसिस पे एक्शन लिया है और यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि वो औरंगाबाद सिटी का नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर और ओसामनाबाद सिटी का नाम जो है वो
धाराशिव के नाम पर रखेगी। महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर और ओस्मानाबाद का नाम धाराशिव के नाम पर रखने की मंजूरी दे दी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे वो आपके छत्रपति संभाजी थे। छत्रपति संभाजी द एल्डेस्ट सन ऑफ द वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, साथ ही साथ सेकेंड रूलर थे मराठा डायनेस्टी के, ठीक है। और इनको मारने का मतलब इनकी हत्या करने का काम किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। और औरंगजेब ने औरंगाबाद का नाम अपने नाम पर रख दिया था। तो लंबे समय से यहाँ पे डिमांड चल रही थी कि इस सिटी का नाम, इस शहर का नाम संभाजी नगर कर दिया जाए। और यहाँ पर जो केव्स पाई जाती हैं ओस्मानाबाद में, उन्हीं के नाम पे इसका नाम धाराशिव रखा गया है। जो केव्स का रीजन है उसको धाराशिव कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देखिए पहली बार इंडिया की जो सबमरीन है वो डॉक पर पहुंच गई है इंडोनेशिया के, ठीक है ना। तो इंडिया रोड्स एट चाइना डॉक्स आईएनएस सिंधु केसरी इन इंडोनेशिया। पूरी न्यूज को हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन सबमरीन है आईएनएस सिंधु केसरी, जिसने पहुंची है इंडोनेशिया में। जो साउथ चाइना सी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इंडोनेशिया और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी जो है वो भारत जैसे कई देशों पर है। उसके लिए एक अलग से संगठन भी बनाया गया है। आप सभी को पता है, कोऑर्डिनेशन के बारे में आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आईएनएस सिंधु केसरी जो है वो पहुंच गई है इंडोनेशिया के पोर्ट पर, ठीक है। तो इंडियन सबमरीन दक्षिण चीन संघर्ष के बाद भी पहली बार भारतीय पनडुब्बी आईएनएस सिंधु केसरी ने इंडोनेशिया के डॉक किया है, इंडोनेशिया पहुंची है, ठीक है। ये दिखाना चाहता है कि हम इंडोनेशिया के साथ हैं और अगर लगातार पावर बढ़ती भी रही चाइना की तो हम इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ खड़े हैं और इंडो पैसिफिक रीजन में हम जो हैं वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इंडियन वॉरशिप फ्रिक्वेंटली विजिट इंडोनेशिया एंड द अदर आसियान कंट्री। हमारी जो वॉरशिप है वो लगातार विजिट करती रहती है इंडोनेशिया और दूसरे आसियान कंट्री में। और पहली बार यहाँ पर इतनी लंबी सबमरीन को जो है हमने डिप्लॉय करने का काम किया है। ये जो आईएनएस सिंधु केसरी है, 3000 टन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। कौन सी है? डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है बेसिकली आईएनएस सिंधु केसरी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है FATF के बारे में, ठीक है ना। FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स सस्पेंड रशिया मेंबरशिप ओवर यूक्रेन वॉर। तो यूक्रेन युद्ध के बाद या यूक्रेन युद्ध को लेकर FATF ने रूस की सदस्यता को खत्म कर दिया है, सस्पेंड करने का काम किया है। क्योंकि FATF कहता है कि FATF क्या कहता है कि हमें सेफगार्ड प्रोवाइड करना है, हमें फाइनेंशियल सिस्टम या ग्लोबल सिस्टम है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है ना। और इन सब क्राइटेरियाज पे जो है वो रशिया फुलफिल नहीं होता, क्योंकि रशिया ने इलीगल तरीके से, ऐसा FATF का कहना है, FATF का कहना है कि इलीगल तरीके से और जो है वो यूक्रेन पे अपनी मिलिट्री के साथ हमला किया है, जिसके बाद FATF की जो मेंबरशिप है वो सस्पेंड की जाती है रशिया की, ठीक है। ये बात यहाँ पर सामने आई है। इसके अलावा FATF का ये भी कहना है कि जो साइबर सिक्योरिटी को थ्रेट था या जो साइबर हमला रशिया के द्वारा यूक्रेन पे किया गया है और उसके बाद भी कई सारी डील जो रशिया ने दूसरे देशों के साथ डिफेंस को लेके, उनके मिलिट्री इक्विपमेंट को लेके की हैं, वो भी देश के लिए खतरा है। वो ग्लोबल जो इकोनॉमी है या ग्लोबल जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके लिए डेंजरस हो सकता है। इसलिए FATF ने रशिया की मेंबरशिप जो है वो खत्म कर दिया यूक्रेन वॉर के बाद। इसके अलावा कुछ और जानकारी मैं आपको दे देती हूँ कि FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया को शामिल किया है, क्योंकि पाया गया कि ये दोनों जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को प्रमोट करते हैं, बढ़ावा देते हैं और टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व है। इसके अलावा मोरक्को और कंबोडिया जो है इन्हें FATF की लिस्ट से रिमूव किया है, रिमूव फ्रॉम द लिस्ट आफ्टर रिफॉर्मिंग देयर कंट्रोल्स। उन्होंने अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा रिफॉर्म किया, थोड़ा सा चेंज किया, जिसके बाद मोरक्को और कंबोडिया को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर किया है। वहीं साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया को FATF की ग्रे लिस्ट में इंक्लूड करने का काम किया है। FATF, इसका हेड ऑफिस आपको फ्रांस पेरिस में मिलेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका नाम है। 1989 में इसका फॉर्मेशन हुआ था जब G7 देशों की मीटिंग चल रही थी और इनका एकमात्र उद्देश्य है जो टेरर फंडिंग होती है और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वर्ल्ड इश्यूज है उनको सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें रिसेंटली 39 मेंबर कंट्री और भारत भी इसका हिस्सा है। इसके अलावा 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी FATF के हिस्से हैं। कौन कौन से? यूरोपियन कमीशन है और GCC है। अगर हम बात करते भारत, तो भारत 2010 में FATF का मेंबर बना था। इनका जो सेशन होता है 3 टाइम्स अ ईयर, 3 बार साल में 3 बार इनके सेशन को, इनकी मीटिंग को कंडक्ट कराया जाता है। और अभी फिलहाल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मतलब FATF के प्रेसिडेंट T राजा कुमार है। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप चाहे तो इसे याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर NHAI एक्सप्लोरिंग टू कंस्ट्रक्ट रोड्स यूजिंग
फॉस्फोजिप्सम। अब फॉस्फोजिप्सम क्या होता है वो हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद आगे की कहानी को समझते हैं। तो फर्टिलाइजर जो मैन्युफैक्चर करने वाले प्लांट होते हैं ना, तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन का जो बाय प्रोडक्ट होता है, जो बचा हुआ अवशिष्ट होता है, बचा हुआ जो पदार्थ होता है, वो आपका फॉस्फोजिप्सम कहलाता है। तो फॉस्फोजिप्सम इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, और इसकी मदद से पहली बार यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन करने का काम किया था इंडियन फर्टिलाइजर कंपनी ने। जब इन्होंने रोड कंस्ट्रक्ट कर ली, तो रोड कंस्ट्रक्शन करने के बाद जो CRRI मतलब सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इसका सर्वे किया, पूरा एनालिसिस किया, अपनी रिपोर्ट को तैयार किया और कहा कि हाँ, वेस्ट मटेरियल से हम इस तरीके से जो है अपनी रोड को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ NHAI जो है वो प्रमोट करता है कि जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लास्टिक बॉटल होती है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, मतलब बहुत लंबा समय इनको लग जाता है प्रकृति में मिक्स होने में, हजारों साल से ज्यादा समय प्लास्टिक को मिक्स होने में लग जाता है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक जो होते हैं उसके जरिए भी आप रोड कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, जिससे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करोगे। बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है, उन्होंने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कहा है कि हम एक्सप्लोर करेंगे, NHAI एक्सप्लोर करेगा कि फॉस्फोजिप्सम के जरिए वो अपनी रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने का काम करेगा। ठीक है ना, इससे इनकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगी, आप अपशिष्ट पदार्थों को यूज भी कर पाएंगे, कार्बन फुटप्रिंट भी रिड्यूस होगा और उसका कंस्ट्रक्शन जो होगा वो मोर अफोर्डेबल होगा, सस्ता होगा। और भारत जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क आता है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया साथ में मिलकर ये ट्रायल करने वाले हैं और यहाँ पर फॉस्फोजिप्सम की मदद से सड़क को निर्माण करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च इंडिया फर्स्ट म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स, जिसका नाम है इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। अब मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किए जा रहे हैं अलग अलग म्युनिसिपालिटीज़ के द्वारा। क्यों? क्योंकि आपको अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, आपको कोई ग्रीन एनर्जी पे काम करना है, ग्रीन प्रोजेक्ट बनाने हैं, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए अलग अलग म्युनिसिपालिटीज़ जो है वो म्युनिसिपल बॉन्ड इशू करती हैं और उससे जो पैसा कलेक्ट करती हैं वो उससे वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कई सारे मतलब 28 म्युनिसिपल बॉन्ड्स जो हैं वो 10 अलग अलग कंपनी या इशूअर के द्वारा पब्लिश किए जा चुके हैं। तो इसके लिए एक इंडेक्स, आपको पता ना एक बुक होती है, तो बुक में एक इंडेक्स होता है, किसका ये बॉन्ड है, इसका ये बॉन्ड है, तो एक इंडेक्स पब्लिश किया है NSE ने। बात समझ में आई है? क्योंकि यहाँ पे 28 से ज्यादा म्युनिसिपल बॉन्ड है। अब उनमें क्या प्रोग्रेस है, वो किस क्रेडिट रेटिंग में आते हैं, क्या उनमें इंप्रूवमेंट है ना, एटसेट्रा, उन सारी चीजों को ट्रैक रखने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए एक इंडेक्स की जरूरत होती है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को जारी कर रहा है, जिसका नाम है इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स। बात समझ में आई? इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स बेसिकली NSE इंडेक्स सर्विसेज की एक सब्सिडरी है, जिसका नाम है NSE इंडिसेस लिमिटेड। उसके द्वारा भारत का पहला म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स निफ्टी इंडिया म्युनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स को जारी किया जा रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पे ट्रैक रखने का काम करेगा, परफॉर्मेंस म्युनिसिपल बॉन्ड का क्या है, उनसे रिलेटेड जो इश्यूज हैं और उनकी जो आपकी ग्रेड क्रेडिट रेटिंग है वो सब मॉनिटर करने में मदद करेगा। ठीक है, इसको जो बनाया जा रहा है म्युनिसिपल बॉन्ड वो इशू किए जाते हैं एज पर द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी के द्वारा इशू एंड लिस्टिंग ऑफ म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटी रेगुलेशन 2015 एक्ट के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट 75I के बारे में। मेरी कहानी को थोड़ा सा समझिएगा। प्रोजेक्ट 75I, इसके अंतर्गत देखो दो प्रोजेक्ट हमारे देश में है, एक प्रोजेक्ट 75 है और एक प्रोजेक्ट 75I है, और दोनों ही प्रोजेक्ट जो है वो सबमरीन को बिल्ड करने का काम कर रहे हैं, और सबमरीन जो कि पूरी तरीके से इंडिजीनियस हो, मतलब पूरी तरीके से मेड इन इंडिया सबमरीन हो। और भारत को अभी प्रेजेंट सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इंडिया पैसिफिक रीजन में अपने कंट्रोल को और ज्यादा बढ़ाने के लिए बिल्कुल सबमरीन की जरूरत है। तो आप लोगों ने कलबरी क्लास की सबमरीन के बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है, वो प्रोजेक्ट 75 के अंदर है। प्रोजेक्ट 75I जो है तो इसको 2007 में अप्रूव किया गया था, और इसके अंतर्गत 30 साल का ये प्लान था, और हमको 6 यहाँ पर पूरी तरीके से मेड इन इंडिया, पूरी तरीके से इंडिजीनियस जो है वो सबमरीन को तैयार करना था। और इस सबमरीन को तैयार करने के लिए हम इसमें यूज करना चाहते थे एडवांस एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्शन सिस्टम, मतलब AIP सिस्टम के साथ हम अपनी सबमरीन को तैयार करना चाहते थे। अब ये AIP सिस्टम क्या होता है? AIP सिस्टम देखिएगा, जब कोई सबमरीन है समुद्र के नीचे जाती है तो दो तरीके की सबमरीन होती है, कन्वेंशनल सबमरीन होती है और एक न्यूक्लियर सबमरीन होती है। तो अगर हम कन्वेंशनल सबमरीन में बात करते हैं तो नॉर्मल जो सबमरीन है उनको दिन में एक बार ऊपर आना पड़ता है ऑक्सीजन लेने के लिए, और उसके बाद कंबशन उनके फ्यूल में होता है। लेकिन अगर किसी कन्वेंशनल सबमरीन में AIP सिस्टम यूज है, कोई भी कन्वेंशनल सबमरीन में अगर
एयर इंडिपेंडेंट प्रपोल्शन सिस्टम यूज किया गया है, तो वो हफ्ते में उसको केवल एक ही बार सरफेस पे आना पड़ेगा ऑक्सीजन को लेने के लिए, मतलब बहुत लंबे समय तक वो समुद्र के नीचे किसी की आंखों में आए बिना रह सकती है। बात समझ में आई है? तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट 75 आई था, इसमें भारत की कई सारी टर्म्स थी, कई सारी कंडीशन थी, और पूरी तरीके से मेड इन इंडिया तरीके से 75 आई के अंतर्गत हम 6 सबमरीन को बनाना चाहते हैं। पहले हमारी डील हुई थी रशिया के साथ, रशिया ने अपने स्टेप्स को वापस ले लिया, रशिया ने मना कर दिया। फिर फ्रांस के साथ डील हुई तो फ्रांस ने भी मना कर दिया। अब फाइनली यहाँ पे जर्मनी के साथ हमारी एक डील हुई है, क्योंकि जर्मनी के जो चांसलर है ओल्फ, वो भारत पे आए हुए थे 25 और 26 फरवरी को विजिट में, और उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो $5.2 बिलियन का निवेश करेंगे और पूरी तरीके से मेड इन इंडिया 6 यहाँ पर सबमरीन को तैयार किया जाएगा। तो जर्मनी 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भारत के साथ $5.2 अरब का सौदा करेगा। ये बात यहाँ पर सामने आई है। क्लियर हो गई इतनी चीजें? क्योंकि भारत चाहता है ये पूरी तरीके से आत्मनिर्भर भारत प्रिंसिपल के अंदर ही इसका काम हो। बाकी एआईपी सिस्टम के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। क्लियर हो गई थी चीजें? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर एफ इंडेक्स के बारे में, एएफ इंडेक्स एक्सरसाइज के बारे में। तो इंडियन आर्मी के द्वारा AFINDEX मतलब एफ इंडेक्स एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जा रहा है ओंध में। ओंध कहाँ है? ओंध एक मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि आपको कहाँ पर मिलेगा? महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो उस मिलिट्री स्टेशन में जो है वो 21 मार्च से लेकर 30 मार्च तक 21 मार्च से लेकर 30 मार्च तक जो है वो इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाएगा। और ये सेकेंड एडिशन है। पहला एडिशन जो था वो 2019 में हुआ था, और ये सेकेंड एडिशन है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो फुल फॉर्म देखेंगे अफ्रीकन इंडियन ट्रेनिंग एक्सरसाइज। अफ्रीकन इंडियन ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है वो AF इंडेक्स है। ठीक है, तो महाराष्ट्र के मिलिट्री स्टेशन पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया जाएगा। पहली जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी वो भी सेम प्लेस पे हुई थी 2019 में, जिसमें 20 अलग अलग अफ्रीकन कंट्री ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जो तालकोटरा स्टेडियम है न्यू दिल्ली का, वहां पर वरिसु कन्नड़ दिमावा फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। कल्चर फेस्टिवल है जो कि कर्नाटका के कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को और उनकी हिस्ट्री को फोकस करता है। तो वरिसु कन्नड़ दिमावा कल्चर फेस्टिवल की शुरुआत नई दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा तालकोटरा स्टेडियम में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे जो यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने 4 दिन का नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर की शुरुआत बेंगलुरु कर्नाटका में की है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, ये है 7 वर्ष के एक राजकुमार, भूटान के राजकुमार है ये, 7 ईयर ओल्ड प्रिंस, जिनका नाम क्या है? जिग्मे नमग्याल वांगचुक हैज बिकम द फर्स्ट डिजिटल सिटीजन ऑफ भूटान। तो ये पहले डिजिटल सिटीजन ऑफ भूटान बन गए हैं। इन्होंने नेशनल डिजिटल आइडेंटिटी जो NDI मोबाइल वॉलेट है, फैसिलिटी है भूटान की, वो इन्होंने रिसीव की है। तो 7 ईयर ओल्ड प्रिंस जिग्मे नमग्याल वांगचुक जो है वो पहले डिजिटल सिटीजन बन गए हैं भूटान के। अब ये जो बात है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा देखते हैं। नासा विल लॉन्च इजराइल फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप मिशन द अल्ट्रावायलेट ट्रांजिट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट ALT-RASAT अर्ली 2026। तो नासा जो है वो इजराइल का पहला टेलीस्कोप मिशन को लॉन्च करेगा, और उस पहले टेलीस्कोप मिशन का नाम जो है वो अल्ट्रासेट है। क्या नाम है? अल्ट्रासेट है, अल्ट्रावायलेट ट्रांजिशन एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट है, जिसको 2026 में लॉन्च किया जाएगा। ये जो भी आपके स्पेस में जो सुपरनोवा से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, है ना, उन सबको यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इमेज तैयार करना है, उनका डेटा कलेक्ट करने का काम ये टेलीस्कोप करेगा। तो इजराइल का पहला स्पेस टेलीस्कोप मिशन है जो कि नासा की मदद से 2026 में लॉन्च किया जाएगा। क्लियर है? तो आइए अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। पहला क्वेश्चन है, हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय US प्रेसिडेंट जो बिडेन फॉर द पोजीशन ऑफ वर्ल्ड बैंक हेड। वर्ल्ड बैंक के हेड के लिए जो बिडेन ने किसे यहाँ पर नॉमिनेट किया है? ठीक है, 4 ऑप्शन है, जो भी सही आंसर है वो आप हमें कमेंट में बताइएगा, रिप्लाई भी मैं आपको वहीं पे कर दूंगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब हेडलाइंस जो है वो शायद रह गई हैं, मैं इनको ऐड कर दूंगी तो आपको PDF में मिल जाएगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।